हेलो दोस्तों। जी स्विट फन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज की वीडियो में हमने एक टॉपिक ले रखा है जिसमें हम लोग बात करेंगे आज जो अभी के यूनियन टेरिटरीज़ हैं, टोटल यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टोटल हमारे प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, वो टोटल 28 हैं। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वो हैं आपके 8। इतना क्लियर है? तो आज हम उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे, प्लस उनकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, उनका क्षेत्रफल जानेंगे, उनकी स्टैब्लिशमेंट कब कब हुई है, उनकी कैपिटल्स को जानेंगे। ठीक है, वहाँ क्या क्या भाषाएं बोली जाती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि वो 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से। तो जो अभी वर्तमान में भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है आपका, सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर कहा जाता है। देन उसके बाद आता है लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या पौंडीचेरी, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार एंड चंडीगढ़, दादरा एंड और नागर हवेली और दमन एंड दीव। ध्यान रखिएगा कि दादर और नागर हवेली जो पहले अलग अलग था, दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग था, जिसे बाद में चल के कंबाइन कर दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के अब एक यूनियन टेरिटरी में काउंट होगा। कौन सी? दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, ये एक यूनियन टेरिटरी में काउंट होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें इसकी कैपिटल क्या है, इसके इस्टेब्लिशमेंट का ईयर क्या था, क्या है, और लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेट में ये भी जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में या हमारे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है या इसका एरिया क्या है। ओके, तो सबसे पहले आइए लेके चलते हैं सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, इसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर, और जो इसका एरिया है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8,249 वर्ग किलोमीटर, दैट मीन्स 8,249 वर्ग किलोमीटर। आप बात करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1956 में। इतना क्लियर है? हाँ, और यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती थी वो अंडमानी भाषाएं और हिंदी और तमिल तेलुगु भी बोली जाती है। इतना क्लियर है? हाँ, अब बात आती है कि यहाँ पे ये किस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंडर में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, ये आता है आपके कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में। इतना क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, राजधानी इसकी कैपिटल जो है वो आपकी पोर्ट ब्लेयर है, एरिया इसका 8,249 वर्ग किलोमीटर है, और स्टैब्लिशमेंट 1956 में हुआ है। अंडमानी भाषा हिंदी तेलुगु तमिल बोली जाती है, और जो ज्यूरिडिक्शन है वो है कोलकाता हाई कोर्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाली यूनियन टेरेटरी पे, वो है आपकी न्यू दिल्ली। इसका जो एरिया है, ठीक है ना, इसका जो एरिया है, अब इसकी कैपिटल तो आप दिल्ली की कैपिटल आप न्यू दिल्ली ही मान सकते हैं, ठीक है ना, वो दिल्ली ही है जो इंडिया की भी कैपिटल है। तो जिसका क्षेत्रफल है या एरिया है, इसको हम कह सकते हैं 1484 वर्ग किलोमीटर है। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो 1956 और 1992 में, ठीक है ना। इसका दो हुआ है क्योंकि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनः नामित किया गया था, इसलिए इसको दो बार इसका इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा, एक बार इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है ना। तो और जो यहाँ की भाषा है वो हिंदी है, और ये अपने ही जुरिडिक्शन में आता है दिल्ली उच्च न्यायालय में, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में। क्लियर है? अब आती है बात लक्षद्वीप की, जिसका कैपिटल है कावारत्ती। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। इसका जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली है 32.63 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। ठीक है ना। जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो 1956 में हुआ है। जो यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है, और जो जुरिडिक्शन के अंडर में आता है वो है आपका केरल हाई कोर्ट के। ठीक है ना, केरल हाई कोर्ट जुरिडिक्शन के अंडर में आपका लक्षद्वीप आता है। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चंडीगढ़। क्योंकि चंडीगढ़ है तो इसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। इसका जो एरिया है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपका 114.2 वर्ग किलोमीटर है। स्टैब्लिशमेंट इसकी 1966 है, ईयर 1966। इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी पंजाबी बोली जाती है। और जो इसमें जो जुरिडिक्शन आता है, यानी कि जो आपका न्यायालय जो इसके सर्कल में आता है, वो केस में कहा जाता है, वो इसमें आता है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। इतना क्लियर है? आइए बात करते हैं दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की। ठीक है ना। इसका जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो है दमन। इसके जो एरिया है वो 603 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, इतना क्लियर है? अब इसमें देखिए ईयर की बात आती है, तो जो नागर हवेली है वो 1961 में स्टैब्लिश हुआ, दमन और दीव 1962 में। दादर और नागर हवेली और केंद्र शासित प्रदेश के दमन और दीव विलय अधिनियम 2019 के बाद इसे एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। ठीक है ना, इतना क्लियर है? 2019 में आपस में मिलाया गया था।
और इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी और गुजराती बोली जाती है। और ये जिस ज्यूरिडिक्शन में आता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट या मुंबई हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। अब बात आती है हमारी पौंडीचेरी की, जिसे पुडुचेरी भी बोलते हैं, जिसकी कैपिटल आपकी पौंडीचेरी भी है। लगभग यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो इसका एरिया है वो है 479 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली आपको हम बता रहे हैं। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1962 यानी 1962। ठीक है ना, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और तेलुगु। और ये जिस ज्यूरिडिक्शन में आता है वो चेन्नई हाई कोर्ट के। क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। गर्मियों में जो इसका कैपिटल है वो श्रीनगर होता है, और सर्दियों में इसका जो कैपिटल होता है वो जम्मू होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका कैपिटल चेंज होता है। ठीक है, समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। इसका जो एरिया है 125.535 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है ना, यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी ध्यान रखिएगा 2019 के बाद से। 2019 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था क्योंकि धारा 370 हटी थी। देन उसके बाद इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी और कश्मीरी भी बोली जाती है। और ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। ठीक, अब बात आती है हमारे लास्ट यूनियन टेरिटरी की, वो है लद्दाख, जिसकी कैपिटल है लेह। और इसका जो वर्ग किलोमीटर है यानी कि जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 96,700 वर्ग किलोमीटर है। इसका भी इस्टेब्लिशमेंट 2019 में हुआ था। और इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है लद्दाखी भाषा या शास्त्रीय तिब्बती बोली जाती है। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। ठीक है ना, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट भी जान लेते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, आइए जानते हैं। संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेशों को संबोधित करते हैं जिनका सरकारी ढांचा असंगत है। ठीक है, मूल संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार यानी 239 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सीधे प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रबंधन कर सकता है। संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने का अधिकार दिया गया था। जब उसने 1962 यानी 1962 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 239A की स्थापना की थी। देन उसके बाद क्या हुआ था कि आर्टिकल 239AA यानी कि आर्टिकल 239AA जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, भारतीय संविधान में 1991 के संविधान 69वें अमेंडमेंट यानी कि 69वें अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, अब भारत के महत्वपूर्ण प्रमुख संसाधनों की सूची के बारे में भी और जान सकते हैं कि क्या क्या संसाधन थे। ठीक है ना, अब क्या होता था कि ये जो यूनियन टेरिटरीज होती थी इस पे सीधे से, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है केंद्र, जो हमारा केंद्र होता है उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। सारा जो शासन वहां पे चलेगा वो यूनियन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, केंद्र के अकॉर्डिंग ही वहां पे शासन चलेगा, इसीलिए हम लोग यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। टेरिटरीज यानी कि शासन। ठीक है ना, तो इतना क्लियर है। ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचेंगे, आगे की और भी वीडियो में इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते रहेंगे। और आने वाली वीडियो में हम लोग स्टेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इस वीडियो में हम लोगों ने यूनियन टेरिटरीज के बारे में जाना है। इतना क्लियर है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और लोगों तक शेयर कर सकते हैं, और कंटेंट के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाए जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बता करके हम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।